नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे। ये हमारा टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट चल रहा है जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा और ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको स्पीड धीरे लगे तो आप 1.25 या फिर 1.5 पे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कंसीडर करिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Consider the following statement. Article 1st of the Indian Constitution explicitly mentions एंड डिफाइन फेडरलिज्म इन इंडिया। नहीं, फेडरलिज्म का डेफिनेशन नहीं दिया है तो ये गलत होता है आपका। सुप्रीम कोर्ट इन बोम्बई केस 1994 कैरेक्टराइज्ड फेडरलिज्म एज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल ठीक है। एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर बताया था फेडरलिज्म को कि मतलब सेंटर के अधीन नहीं है स्टेट्स, वो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन यूनियन के अधीन नहीं है, मतलब जो चाहे वो नहीं करा सकता है सेंटर। फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो ये ठीक है हमारा, पहला तो गलत था। कमिटेड जुडिशरी इज द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कमिटेड जुडिशरी होता फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। कमिटेड जुडिशरी नहीं है, वरना अगर कमिटेड जुडिशरी मतलब ये होता है कि सरकार जो चाहे, सरकार जो बोले वही जुडिशरी करना चाहे। तो भारत की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कमिटेड नहीं है, तो ये भी आपका गलत होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए वन ओनली मतलब कि 2, यानी कि ए इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं हम आंसर इसका 51st का ये ठीक है। द टर्म फेडरलिज्म इज नॉट डिफाइंड और डिफाइंड एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर डेफिनेशन नहीं है। आर्टिकल 1st डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये काफी न्यूज में भी था अभी चुनाव के टाइम पे भी। इन एसआर बोम्बई केस 1994 सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड कैरेक्टराइज फेडरलिज्म एज इट्स बेसिक फीचर। बेसिक फीचर काफी ब्रॉड है, मतलब कोर्ट जिसको चाहे उसको डाल देती है बेसिक फीचर में, कोई इसका भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं बेसिक फीचर में। इनफैक्ट द फैक्ट दैट द अंडर द स्कीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर पावर इज कन्फर्ड अपॉन सेंटर इन रिलेशन विद स्टेट्स दैट डज नॉट मीन, देखो ये मैं कह रहा था कि स्टेट्स आर मियर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर, मतलब उनकी कठपुतली तो बन के काम नहीं करेंगे वो स्टेट्स। कमिटेड जुडिशरी, देखो कमिटेड जुडिशरी क्या होता है, refers to the judiciary that upholds और फेवर रूलिंग गवर्नमेंट। इसको हम वो जैसे किसी किसी देश में होता है ना कि जो सरकार चाहती है वही वहाँ का कोर्ट भी निर्णय देता है, तो वहाँ का जुडिशरी कमिटेड होता है। भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत। डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन पंचायत at the level at the village, intermediate and district levels. Providing reservation of seats for backward classes in panchayats, ये तो ठीक है। Direct election to all seats in panchayats at village, at intermediate and district levels, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक, पंचायत के लिए भी ठीक है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू पंचायत, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर, अच्छा, कंपल्सरी प्रोविजन फॉर स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट अंडर पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे प्रोविजन तो है, लेकिन कंपलसरी कौन कौन से, देखो ये तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन तो कंपलसरी प्रोविजन है, और ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर भी आपका कंपलसरी प्रोविजन है। नहीं, ये वाला डायरेक्ट इलेक्शन तो 100% है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन कंपलसरी है, वॉलेंट्री है रिजर्वेशन वाला, और फाइनेंशियल पावर भी वॉलेंट्री है आपका। तो आपका ये दोनों तो गलत हो जाते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें था ना डायरेक्ट इलेक्शन टू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी वाला और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी वाला। तो जो कमिटीज होते हैं उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन पंचायत के लेवल पर होगा, तो ये सही है। तो इसका आंसर 1 ओनली होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो दोनों दे रखे हैं वो वॉलेंट्री प्रोविजन है, वो कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रिकी भी है, अगर ये लास्ट में कंपलसरी ऐसे ना लिखता तो फिर फंस जाता है। क्वेश्चन ही वही था वैसे। 52 का ए ठीक है। पार्ट 9th वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये तो कितनी बार आ चुका हमारा ऊपर से अब तक, और इसके प्रोविजन आपके दे रखे हैं आर्टिकल 243 और 243 ओ में, वहाँ से वहाँ तक। वॉलेंट्री, देखो दो टाइप के प्रोविजन होते हैं इस एक्ट में, इस वाले आर्टिकल के अंदर, एक वॉलेंट्री होता है और एक होता है आपका कंपलसरी। कंपलसरी वाले करने ही करने इनको। अब वॉलेंट्री में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे एमपी और एमएलए वहाँ के होंगे तो उनको देना पड़ेगा आपको उसमें तो हिस्सा, उनको मतलब
पार्ट लेने देना होगा। ये कल भी हमने देखा था। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है ना, ये वॉलंटरी प्रोविजन है, कंपलसरी नहीं है। बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। ग्रांटिंग पावर एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अथॉरिटी और पावर उनको, ये भी वॉलंटरी है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये भी वॉलंटरी है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत, जैसे कि चुंगी, लेवी, टैक्स, ऑक्ट्रॉय जो ये सब होता है, तो वो सब करने का उनको अधिकार देना, वो भी वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। तो कंपलसरी देखते हैं अभी हम, एक सेकंड।